प्रॉपर ऑथोरिटी टू कन्वेन अ मीटिंग। इस वीडियो में मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जांपल लूंगा। मैं आपको क्लियर कट डायरेक्टर्स कौन है नोटिस के साथ बताऊंगा कि प्रॉपर अथॉरिटी कौन है। तो देखते रहिए, शुरू करते हैं ये वीडियो। नाउ सबसे पहले तो प्रॉपर अथॉरिटी फॉर कन्वेनिंग अ मीटिंग आपको पहले समझना पड़ेगा। कन्वेनिंग अ मीटिंग का मतलब जो है मीटिंग का आयोजन करना, मीटिंग को बुलाना। तो प्रॉपर अथॉरिटी मीटिंग के लिए कौन है? अक्सर लोग सोचते हैं कि सेक्रेटरी मीटिंग को बुलाता है। द आंसर इज नो। सेक्रेटरी मीटिंग को नहीं बुला सकता है। तो बुलाता कौन है? मीटिंग को बुलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने कहा था कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जाम्पल लूंगा। तो शुरू करते हैं ये एग्जाम्पल। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है। सो पहला डायरेक्टर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने डायरेक्टर है? 12। अब देखो, मीटिंग जब बुलाते हैं तो नोटिस भेजते हैं कि मीटिंग में आओ। ये अगली वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि नोटिस क्या होता है। मीटिंग शुरू होने के 21 डेज पहले शेयर होल्डर्स को नोटिस दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सावित्री पारेख, जो कि कंपनी सेक्रेटरी है, वो मीटिंग को बुला रही है, लेकिन बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कौन है? ये लोग हैं 1 2 3 4 7 10 और ये दो 12। ये 12 डायरेक्टर्स के ऑर्डर पे सावित्री पारेख, जो कि कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर है, वो कंपनी के मीटिंग को बुला रही है। ठीक है। हम एक और नोटिस देखेंगे। ये जो नोटिस है ये बोर्ड मीटिंग का है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस मीटिंग में आएंगे। वापिस से सावित्री पारेख बुला रही है, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेक्रेटरी खुद से मीटिंग को नहीं बुला सकते। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आग्रह पे, ऑर्डर पे मीटिंग बुलाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ताकत है मीटिंग बुलाने का? द आंसर इज नो। और किसके पास है, समझते हैं। अंडर सर्टेन सर्क्यूमस्टेंसेस, रेयर केस में मेंबर्स भी बुला सकते हैं। नाउ समझते हैं ये क्या है। सपोजिटली एक अर्जेंट मैटर है जो शेयर होल्डर्स को लगता है कि डिस्कस करना चाहिए मीटिंग में। ठीक है, कोई इमरजेंसी मैटर है, शेयर होल्डर चाहता है डिस्कस करने। तो यदि 100 शेयर्स है तो उस शेयर होल्डर्स के पास 1/10, मतलब 10% वोटिंग पावर चाहिए। सबसे पहले वो खुद से मीटिंग को नहीं बुलाएगा। वो क्या करेगा? पहला फर्स्ट स्टेप, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट भेजेगा। तो ये जो शेयर होल्डर्स हैं उनको रिक्विजिशनिस्ट, वो मेंबर्स ही है, उनको रिक्विजिशनिस्ट बोलते हैं। वो लोग डायरेक्टर को रिक्वेस्ट डालेंगे कि मीटिंग बुलाओ, और डायरेक्टर्स को 45 डेज के अंदर मीटिंग बुलाना होगा। ठीक है। लेकिन यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिक्वेस्ट डेट के 45 डेज के अंदर मीटिंग नहीं बुलाया, तो ये जो रिक्विजिशनिस्ट है, रिक्विजिशनिस्ट मतलब मेंबर जिनके पास 1/10 या 10% वोटिंग पावर है, वो लोग रिक्वेस्ट का जो दिन है उसके 3 मंथ्स के अंदर खुद से मीटिंग बुला सकते हैं। तो सवाल है कि खर्चा कौन उठाएगा?
कंपनी को उठाना पड़ेगा। रिक्विजिशनिस्ट जो भी खर्चा करेंगे वो सारा कंपनी से वसूलेंगे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 45 दिन के अंदर मीटिंग को नहीं बुलाया। यदि बुलाया तो रिक्विजिशनिस्ट को खुद से मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया। नंबर 1, सेक्रेटरी मीटिंग को नहीं बुला सकता है। कंपनी में 99.99% केसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाएंगे, कोई और बुला सकता है? द आंसर इज यस। कंपनी के शेयर होल्डर्स जिनके पास 10% वोटिंग पावर है उनको रिक्विजिशनिस्ट बोलते हैं। वो लोग खुद से डायरेक्टली नहीं बुलाएंगे, वो लोग पहले डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट डालेंगे कि एक अर्जेंट मैटर है जो डिस्कस हमको करना है, तो आप कृपया मीटिंग बुलाइए। तो जो रिक्वेस्ट डालेंगे उसके 45 डेज के अंदर डायरेक्टर्स को मीटिंग बुलाना होगा। यदि फिर भी डायरेक्टर्स ने नहीं बुलाया तो रिक्विजिशनिस्ट 3 महीने के अंदर खुद से बुलाएंगे। सो पहला नंबर कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा नंबर कौन है? मेंबर्स। तीसरा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनसीएलटी बोलते हैं। नाउ एनसीएलटी और दी सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि एनसीएलटी को लगता है कि कंपनी खुद से एजीएम नहीं बुला रही है, तो एनसीएलटी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ या कंप्लेंट ऑफ एनी शेयर होल्डर बुला सकता है। ठीक है ना? एनसीएलटी नॉर्मली खुद से दखलंदाजी नहीं देता है, लेकिन यदि उनको लगता है कि कंपनी मीटिंग नहीं बुला रही है तो एनसीएलटी खुद से भी मीटिंग बुलाने की ताकत रखते हैं। सी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 12 है, वो लोग डिले कर रहे हैं तो कंपनी तो चालू रहनी चाहिए, इसलिए एनसीएलटी खुद से मीटिंग बुला सकता है। और आखिरी में सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ एनसीएलटी और सेंट्रल गवर्नमेंट 99.99% केसेस मीटिंग नहीं बुलाते हैं। तो 0.01 केस कौन सा है? यदि किसी शेयर होल्डर या पब्लिक में से किसी ने विद प्रूफ सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया कि कंपनी का मैनेजमेंट इस प्रकार से चल रहा है जो कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जिससे कंपनी बंद भी हो सकती है और कंपनी के लिए खतरा है। यदि ऐसा सिचुएशन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ताकत से मीटिंग बुलाएगी और वो मीटिंग में शेयर होल्डर्स आएंगे। ऑफ कोर्स ये सारा खर्चा कंपनी को उठाना पड़ेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और एनसीएलटी रेयर केसेस में बुलाते हैं। यदि कोई इमरजेंसी केसेस है जिसमें कंपनी का मैनेजमेंट पूरे तरीके से गलत तरीके से हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि यदि किंगफिशर एयरलाइंस का एग्जांपल लो, ये एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, कि यदि जो कर्जा लिया था और वो कर्जा डाइवर्ट किया गया ऐसा इल्जाम है, तो शेयर होल्डर रिक्वेस्ट डालने पर भी मीटिंग नहीं बुलाया जा रहा है। और फिर यदि शेयर होल्डर ने खुद से मीटिंग बुलाने के बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया कि देखो कंपनी का मैनेजमेंट सही नहीं चल रहा है, फंड्स डाइवर्ट होने की खबर है, तो इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ताकत से मीटिंग को बुला सकता है या एनसीएलटी को बोल सकता है कि मीटिंग को बुलाओ। दोनों के पास अपने अधिकार है बुलाने के। सो देखा जाए तो मीटिंग बुलाने के 4 लोगों के पास अधिकार है। नंबर 1 कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर 2 कौन? एनसीएलटी। ठीक है, सॉरी, नंबर 2 मेंबर्स। नंबर 3 कौन? एनसीएलटी। और नंबर 4 सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा किसी और को ताकत नहीं है मीटिंग बुलाने का। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सेक्रेटरी मीटिंग को नहीं बुला सकता, क्योंकि सेक्रेटरी इज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। वो ऑफिसर ऑफ द कंपनी है, वो मीटिंग नहीं बुला सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऑर्डर पे वो बुलाएगा, बट खुद से वो मीटिंग नहीं बुला सकता। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।